हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स के लिए या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी जहां भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं एवं अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे निर्वाचित हुए थे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैबिनेट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैबिनेट प्रतिनिधित्व 1946 द्वारा सिफारिश की गई योजना के अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया था। ध्यान रखेंगे, इसको काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में हुआ था। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था।
नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और फिर 11 दिसंबर को जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ये ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो किनके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, बी आंसर होगा। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिन तक विचार विमर्श किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप लोग को पता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? तो उच्चतम न्यायालय है संविधान। देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसको? उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। किसको? तो सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान की व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। ठीक है, संविधान की व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। यह संविधान के उल्लंघन को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। डिटेल्स को ठीक से करेंगे, क्योंकि आसपास से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो आपसे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग को पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
तो कौन सा सही पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये भी सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, चौथा गलत हो गया। 1, 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा ए आंसर होगा। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ये सही हो गया पहला। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी सही है। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही, तो ए आंसर हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ आएगा। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, जो सांसद होते हैं एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राज्य के मुखिया कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, ना कि प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अन्य तीनों कथन सही है और चौथा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ये एग्जैक्टली डेट टाइमलाइन पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा को संविधान निर्माण में कितने टाइम लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन, 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर देखिए, इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इस प्रकार सही विकल्प सी होगा। ठीक है, तो कुल 12 अधिवेशन हो गए थे, 11 अधिवेशन और फिर 24 जनवरी को भी संविधान सभा पुनः समवेत हुई थी और सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो 11 या 12 अगर ऑप्शन जिस तरह से हो, तो यहाँ पे 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन, तो 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। इसको एग्जैक्टली ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। पूछ दिए जाते हैं, तो कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची X को सूची Y से मिलाना है, तो सही सुमेलन कौन सा है इसमें, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी थे। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे
H.C. मुखर्जी थे, ए का चौथा। और फिर प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे के.एम. मुंशी, तो बी का तीसरा। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, सी का पहला। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, मतलब डी का दूसरा। देखिए तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो बी आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे H.C. मुखर्जी थे और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य वो थे के.एम. मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपने देखा कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो सरदार पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आंसर हो जाएगा। देखिए सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे सरदार पटेल। ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप तो पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ये आंसर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य सदस्य बोल रहा है? तो कुल टोटल 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? बी.आर. अंबेडकर के अतिरिक्त पूछ रहा है कितने अन्य, तो 6 और थे। एक तो बी.आर. अंबेडकर हो गया, 6 और, तो टोटल 7 थे, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। एक बी.आर. अंबेडकर अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 और थे। कुल टोटल 7 थे, तो एक तो बी.आर. अंबेडकर हो गए और 6 और हो गए, तो 7 हो गए, ठीक है। और ऐसे कुल टोटल 7 थे। देखिए पूछ दिए जाते हैं कि कौन कौन थे सदस्य, तो उससे पता चलेगा इसमें एक्सप्लेनेशन से। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। ये थे कौन कौन? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान थे। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को
इस समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो इसको आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि कई बार पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली कि इनमें से ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से प्रारूप समिति में जो सदस्य थे साथ, उनमें से कौन थे कौन नहीं थे। तो थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो इनमें से कौन कौन थे। तो देखिए, एन गोपाल स्वामी थे, और कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। एक और तीसरा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं। सरदार पटेल थे, नहीं। कौन कौन थे, एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तीसरा इसमें देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन थे। एक तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य कौन थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान थे। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, ए.के. अय्यर थे। ठीक है, ए.के. अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। के.एम. मुंशी भी थे और मोहम्मद सादुल्ला भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में नहीं थे सदस्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया था। ध्यान रखेंगे इसको। संविधान के प्रारूप पर विचार करते हुए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो कौन थे, बी.एन. राव थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी.एन. राव जो थे, बेनेगल नरसिंह राव, ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा, तो बी.एन. राव के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, संविधान सभा के सांविधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। ठीक है, जो बी.एन. राव के द्वारा जो संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था।
तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ध्यान रखेंगे इसको, ये आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से समझ आएगा। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पे विचार करना है कौन सा सही है इनमें। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये पहला सही हो गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं। 21 तिलियां नहीं, 24 तिलियां, तो गलत हो गया। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, नहीं, ये भी गलत है। तो पहला सही हो गया, तो केवल एक सही है, बी आंसर हो जाएगा, केवल एक सही। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। इस प्रकार एक सही है, पहला कथन सही हो गया, और 2, 3 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं। ध्यान रखेंगे, 24 तीलियां हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई का अनुपात कैसे है? तो 2:3 है। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार पूछ दिए जाते हैं। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात झंडा का, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका, तो 2:3 है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। और 24 तीलियां हैं, और राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं इसमें एग्जैक्टली डेट। संविधान सभा में संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1947 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं था। ठीक है, कब तृतीय वाचन? तो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आएगा और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पता चलेंगी। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप से देने का, देखिए, संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण
करते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखेंगे। और ऐसे भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और इसी तिथि को अंगीकृत भी किया गया था। भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो किस तिथि को? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, इस दिन पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था संविधान को। ठीक है, और अपनाया कब गया था? तो भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, या अंगीकृत भी पूछा जाता है, या फिर अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूछ दिया जाए कि कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, इस दिन पूर्ण रूप से लागू किया गया था। देखिए ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाने लगा। ठीक है, 1950 से, क्योंकि उस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। जो संविधान सभा थी उसी ने भारतीय संविधान को अपनाया था, अंगीकृत किया था। ठीक है, संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संवैधानिक सभा द्वारा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर होगा, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से है ना, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने इस
संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो किसने? तो संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और अंगीकृत हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बी आंसर हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल ये पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, मतलब पहले वो पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे प्रथमतः, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। ध्यान रखेंगे, इनका कौन सा निर्वाचन क्षेत्र था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी था। पहले पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तान में चला गया था ना, ठीक है, पूर्वी बंगाल वाला एरिया। तो फिर बाद में M.R. जयकर ने इनके लिए जगह खाली किया, ठीक है, त्याग पत्र दे करके, और उनके स्थान पर फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से ये चुन के आए B.R. अम्बेडकर, और फिर संविधान सभा में कार्य किया था। ध्यान रखेंगे ये सब डिटेल्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु पूछ रहा है, तो 1891 में जन्म और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1891 में जन्म और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, 1891 में जन्म 14 अप्रैल को और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, 1950 में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।